बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। व्यूअर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये बात तो है कि अक्सर मर्द को हर एक मौजू पर अपनी राय पेश करनी होती है, फिर वो चाहे क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, औरतें हो या कुछ और। इनफैक्ट घर की हर छोटी बड़ी बात में भी उनकी ओपिनियन लाजमी होती है। लेकिन एक टॉपिक है जहां वो अक्सर खामोश नज़र आते हैं, और वो है अपनी ही रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम के हेल्थ की टॉपिक पर। और ये खामोशी अक्सर महंगी पड़ती है। क्या आपको पता है कि इंडिया में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग यूरोलॉजिकल कैंसर से डायग्नोज होते हैं, और इसमें है प्रोस्टेट, ब्लैडर, किडनी, पीनाइल, टेस्टिकुलर कैंसर्स। इनफैक्ट दीज आर द मोस्ट कॉमन कैंसर्स फाउंड इन मेन। मेडिकल डेटा के हिसाब से men are 4 times more likely to develop bladder cancer and 2 times more likely to develop kidney cancers as compared to women। लेकिन पता है अफसोसनाक बात क्या है कि डिस्पाइट यूरोलॉजिकल कैंसर्स बीइंग सो कॉमन, अक्सर मर्द गाफिल रहते हैं, और जिस वजह से उनको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि दीज कैंसर्स अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो दीज आर ईजिली ट्रीटेबल जस्ट लाइक अदर कैंसर्स। लेकिन सिम्टम्स को इग्नोर करना, महीनों तक इंतज़ार करना, इस वजह से व्हाट कुड हैव बीन अ रूटीन टेस्ट टर्न्स इनटू अ सीरियस सिचुएशन, और लोग अक्सर अपनी जान गंवा बैठते क्योंकि उन्होंने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया। इसीलिए आज हम बात करेंगे यूरोलॉजिकल कैंसर्स पर, और आज के अहम सवालों में हम देखेंगे कि कैंसर्स किससे होते हैं, क्यों होते हैं, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, और कोई प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अली अब्बास सैयद, हु हैज़ डन हिज फेलोशिप इन यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन लंदन। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, सो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि यूरोलॉजिकल कैंसर्स जिस पे हम आज गुफ्तगू करने वाले हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंसर्स। मतलब नॉर्मली हम कैंसर जब सुनते हैं तो सुनते हैं कि ट्यूमर हो जाता है ऑर्गन में, लेकिन सर सम ब्लड कैंसर जिसमें ट्यूमर नहीं होता है, वो है ना पूरे जिस्म में फैला जाता है। तो क्या ये भी पूरे ऑर्गन में फैल जाता है कि क्या होता है? सो बेसिकली यूरोलॉजिकल कैंसर्स आर सॉलिड ट्यूमर्स। अच्छा। मींस अगर कैंसर होगा उस ऑर्गन में तो इट विल फॉर्म अ ट्यूमर लाइक मास। अच्छा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड कैंसर बेसिकली यानी ब्लड सेल्स के कैंसर होते हैं, तो एक्चुअल ट्यूमर मास नहीं बनता। ठीक। तो और स्प्रेड की बात आई तो जैसे आपने पूछा कि क्या ये भी दूसरी बॉडी में स्प्रेड करते हैं, तो जो भी कैंसर्स आर डिवाइडेड इनटू मींस ट्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। सो बिनाइन ट्यूमर्स आर दोज जो स्प्रेड नहीं होते हैं और लोकली इन्वेड नहीं होंगे, और यूजुअली हाँ वो लोकली रहेंगे, और यूजुअली आफ्टर सर्जरी वो वापस रिकरेंस के चांस बहुत रेयर रहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर उनको बोला जाता है जो बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं दूसरे पार्ट्स में, जैसे किडनी का ट्यूमर लिवर और लंग में भी जा सकता है, ब्लैडर ट्यूमर भी दूसरे पार्ट्स में जा सकता है, प्रोस्टेट का बोन्स में। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर दोज जो दूसरी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होते हैं। तो नॉर्मली जो ये यूरोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं, मतलब वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, या लोकलाइज्ड? सो बेसिकली इफ वी यूज द टर्म कैंसर देन इट इज यूजुअली मैलिग्नेंट। यानी हाँ, ट्यूमर अगर बोला जाएगा तो इट विल बी डिफरेंशिएटेड कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट, और अगर कैंसर है तो यूजुअली वो मैलिग्नेंट के लिए ही बोला जाता है। रहता है। अच्छा। और मतलब आपके जो प्रैक्टिस में कौन सा कॉमन टाइप ऑफ यूरोलॉजी, क्योंकि कितने सारे हैं अभी इसमें, तो अभी अगर देखेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर अभी इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में मेन में इट इज अ सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड वाइड। या बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ PSA स्क्रीनिंग एंड ऑल, और इंसिडेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट किडनी कैंसर भी है, ब्लैडर कैंसर और आर कॉमन कैंसर। इनफैक्ट ये जो हमने मतलब मैंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी थी कि यू नो मेन आर मोर ससेप्टेबल टू किडनी कैंसर एंड ब्लैडर कैंसर। प्रोस्टेट तो ऑफ कोर्स उनको ही होगा। जी। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई आर मेन मोर ससेप्टेबल? सो ओवरऑल देखेंगे तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंसर। सारे कैंसर्स बॉडी में स्मोकिंग एंड टोबैको सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है, और वो देखेंगे तो मेन में बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा। हाँ, स्मोकिंग मेन ज्यादा करते हैं। स्मोकिंग तो लंग्स अफेक्ट हो गए या माउथ अफेक्ट हो गया। तो ये एक मिथ है कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग या माउथ कैंसर होगा, या फिर लंग की कोई डिजीज जैसे COPD वो सब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि स्मोक करते हैं तो उसके जो टॉक्सिन्स है वो अल्टीमेटली ब्लड में जाएंगे एंड इट गोज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो किडनी का एंड ब्लैडर कैंसर का सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग ओनली। अच्छा। हाँ, तो इट विल कॉज ओरल कैंसर, लंग कैंसर, लेकिन इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द कैंसर्स। और ऐसा नहीं कि लंग के लिए ज्यादा है, किडनी के लिए या ब्लैडर के लिए कम है। स्मोकिंग इज एज अ रिस्क फैक्टर सारे कॉमन सारे कैंसर्स के लिए। किसी को कुछ भी हो सकता है अगर आप स्मोकिंग हेड टू टो सारे कैंसर्स कॉज कर सकता है। मुझे लगता है ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि ना स्मोकिंग इज अ कैंसरस कॉजिंग एजेंट, जो ऑफ कोर्स उनके पैकेट पे भी लिखा हुआ रहता है, एंड दिस कैन कॉज एनी काइंड ऑफ कैंसर। So it is of course very very important कि आप because smoking में almost 70 plus carcinogens होते हैं। ओह 70 प्लस। हाँ, तो वो कैसा है कि आप स्मोक करेंगे तो अल्टीमेटली वो लंग से ब्लड में जाएगा और ब्लड से बाकी बॉडी पार्ट्स में भी जाएगा। किडनी तो फिल्टर करता है सारा। और फिर बाद में यूरोलॉजिकल कैंसर्स और ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि किडनी से वो फिल्टर होके किडनी, यूरेटर, ब्लैडर की वो लाइनिंग में कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहता है जब तक आप यूरिन पास कर देंगे। तो इसलिए किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के कैंसर्स में ज्यादा रिस्क है। तो स्मोकिंग इज वन ऑफ लाइक यू सेड द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। या बिगेस्ट फॉर ऑल कैंसर्स। ठीक है, तो फिर मतलब जिससे लाइक जेनेटिक, जिसके घर में है कैंसर, क्या दे आर आल्सो मोर ससेप्टेबल या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, तो नाउ देयर आर मेनी रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर। तो एक है हेरिडिटरी। इसमें ऐसा रहता है कि जेनेटिक फैक्टर इज द रिस्क, यानी इवन वो बंदा अगर स्मोकिंग नहीं कर रहा है, उसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है और उसको कोई भी ऐसे कॉजेटिव एजेंट्स उसके लाइक बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स नहीं है, तो अगर वो सारे रिस्क फैक्टर नहीं है फिर भी उसको कैंसर हो रहा है, तो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इज हेरिडिटरी। मतलब फिट लाइफस्टाइल के बाद भी उनको जीन्स जो पास ऑन हो रहे हैं उनकी फैमिली में और फादर और मदर टू द चिल्ड्रन, उसकी वजह से जैसे भी पीडियाट्रिक पेशेंट में जो कैंसर होता है वो तो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको हो गया। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से या तो वो फादर और मदर से चाइल्ड को आ रहा है, या तो चिल्ड्रंस में क्यों ज़्यादा कुछ कैंसर ज़्यादा कॉमन, आप कैंसर का एज रेंज देखेंगे तो एक फर्स्ट 10 years में सबसे कॉमन रहेगा, या तो फिर 50-60 के बाद कॉमन हो जाता है, बीच के पीरियड में थोड़े कम रहते हैं कैंसर्स। तो पीडियाट्रिक एज में ज़्यादातर जेनेटिक कॉजेज रहते हैं कि जैसे अभी पीड्स में यानी फीटल जब बच्चा बढ़ रहा है 9 months में प्रेगनेंसी में, तो वो टाइम में कैसे उसके सारे सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं। और कैंसर कब होता है? जब सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड होते हैं। उसमें से होता है क्योंकि माँ ने स्मोक किया है, ऐसा कुछ है, या इट कुड बी दैट जीन इज म्यूटेटेड? क्या नहीं, वो अपने आप ही है, माँ पे भी अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसने भी स्मोकिंग नहीं किया, बट कैसा है कि उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। जब वो इन्हें 1 month का है तो उसके लिवर और सारे पार्ट्स एकदम छोटे हैं, वो जैसे जैसे 9 months तक पहुंच रहा है सब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उस मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई एक सेल एबनॉर्मल हो गया और वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगा तो वो एबनॉर्मल सेल आगे चल के कैंसर बना देगा। हाँ, तो बेसिकली कैंसर क्यों बनता है? जब एक एबनॉर्मल सेल बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगता है और जो उसका स्टॉप सिग्नल होना चाहिए जिसकी वजह से यानी उसका ग्रोथ जो नहीं होना चाहिए वो कंटिन्यूस अगर होने लगा तो इसलिए कैंसर बन सकता है। तो बेसिकली बॉडी जैसे कार में एक्सीलरेटर और ब्रेक रहता है वैसे बॉडी में भी एक्सीलरेटर और ब्रेक रहता है। कुछ जीन्स होते हैं जो अगर रिक्वायर्ड रहता है तो वो कैसा है एक्सीलरेटर जैसा काम करता है, जैसे कहीं कट गया या कुछ हुआ तो वो वहाँ पे हीलिंग होगा। और उसके बाद जब वो हीलिंग हो गई तो उसके बाद ब्रेक लग जाएगा और उसको ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोलते हैं, जो अब वो जरूरत नहीं है तो वहाँ पे उसको स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर इस बीच में मिसमैच होता है, अगर एक्सीलरेटर बहुत ज्यादा यानी ब्रेक अगर हाँ बेसिकली ब्रेक अगर चला गया तो फिर वो कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो उसमें से लाइक यू सेड लाइफस्टाइल है, ये स्मोकिंग है, जेनेटिक हो सकता है, क्या इन्फेक्शंस आल्सो कैन कॉज कैंसर? हाँ, सो देयर आर मेनी इन्फेक्शंस लाइक जैसे हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन आर द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर लिवर कैंसर। अच्छा। हाँ, so those who are prone to those who have hepatitis B and C they have a risk of developing कि उनको आगे जाके हो सकता है। फिर उसके बाद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, HPV इन्फेक्शन, उससे पिनाइल कैंसर्स के रिस्क बढ़ जाता है। ठीक, मतलब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कैंसर हो गए। तो देयर आर दैट इज मोर फॉर वुमेन राइट, नॉट फॉर मेन? नहीं, तो HPV इन्फेक्शन इज फॉर मेन आल्सो, सो इट विल कॉज पिनाइल कैंसर इन males. So those who have multiple sexual partners, they are more prone to have penile cancers. मतलब infection हो गया तो that could also, मतलब specific viruses अगर है तो that so basically infection कैसे cause करता है? infection क्या करता है कि infection causes inflammation and cancer usually inflammation में ज़्यादा ग्रो होने के चांस हो जाते हैं। हाँ, इन्फ्लेमेशन में बेसिकली नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो इरेगुलर प्रोडक्शन की वजह से कैंसर आ जाते हैं। तो कैंसर कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फ्लेमेशन, अगर आप आसान लफ्जों में बताओ कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है तो उसको आप क्या कहेंगे? सो इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडी और एनी फॉरेन इन्फेक्शन। बेसिकली इट इज अ रिस्पॉन्स टू इंजरी। सो इंजरी कैन बी बिकॉज जैसे अभी हम लोग कट गया तो जो हीलिंग होता है वो भी इन्फ्लेमेशन ही है,
इन्फ्लेमेशन, आई थिंक हेल्दी इन्फ्लेमेशन भी होता है और अनहेल्दी। हाँ, सो बेसिकली कैंसर एक नॉर्मल शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन जो है 7 to 10 days का, उससे नहीं होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से। जैसे एक फॉरेन बॉडी भी है, जैसे ब्लैडर कैंसर कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ ब्लैडर स्टोन्स ऑल्सो। अच्छा। हाँ, तो ब्लैडर स्टोन अगर लॉन्ग टर्म है, इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन इन द ब्लैडर लाइनिंग, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से आगे चल के बॉडी में इरिटेशन पैदा हाँ, सो इरिटेशन इन्फ्लेमेशन में कैसा होता है कि वो कंटिन्यूस सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, वहाँ पे लीकी इन्फ्लेमेशन में वेसल्स बनते हैं, वो वेसल्स लीकी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा साइटोकाइंस, और साइंटिफिक टर्म्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से आगे चल के कैंसर हो सकता है। मतलब बॉडी को ऐसा लग रहा है कि मुझे हर बार उसको फाइट करना है, और वो फाइट करने में वो फाइट करने में हमारा इम्यून सिस्टम और बाकी सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और उसकी वजह से वो कुछ सेल्स आउट ऑफ द कंट्रोल चले जाते हैं और कंटिन्यूस प्रोडक्शन चालू करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि ब्लैडर स्टोन्स की वजह से ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, तो क्या किडनी स्टोन्स की वजह से किडनी कैंसर हो सकता है? सो यूजुअली किडनी स्टोन्स की वजह से तो ऐसा सच नहीं है कैंसर, बट ब्लैडर स्टोन्स की वजह से हो सकता है। एक रिस्क और जो फैक्टर है। यूरिनरी इन्फेक्शंस नॉर्मली लोग को बहुत बार होता है, तो क्या उससे कैंसर डेवलप हो सकता है? नहीं, तो बेसिकली अगर शॉर्ट टर्म यूरिन इन्फेक्शन है उससे कैंसर के चांस नहीं है, बट क्रोनिक यूटीआई कैन बी अ कॉज ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। हाँ, सो बेसिकली एडिनोकार्सिनोमास जो है, बेसिकली ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमास जो है ब्लैडर के, वो सबसे कॉमन है, बट अगर कोई फॉरेन बॉडी जो नहीं समझा हम लोग को, तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। हाँ, सो ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो ट्रांजिशनल सेल्स उसमें होते हैं, या यूरोथेलियल सेल्स। तो बेसिकली यूरोथेलियल सेल्स, उन्हीं सेल्स के कैंसर को यूरोथेलियल कार्सिनोमा बोलते हैं, तो वो सबसे कॉमन है। उसके बाद जो है वो स्क्वामस सेल है, और स्क्वामस सेल यूजुअली क्रोनिक यूटीआई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, ओके। तो अगर इन्फ्लेमेशन या फॉरेन बॉडी या स्टोन्स की वजह से जो कैंसर बन रहा है उसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म कोई इन्फेक्शन है तो इट विल नॉट कॉज कैंसर। ठीक। तो अगर कोमॉर्बिडिटीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, क्या दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, राइट? तो क्या इससे कैंसर हो सकता है ये सारे ऑर्गन्स में? हाँ, तो बेसिकली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दीज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर मेनी कैंसर एंड आल्सो for the urological cancers in specific. So hypertension itself is a very major risk factor for kidney cancer. तो basically क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि these are parts of a metabolic syndrome. तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हाइपरटेंशन आता है, डायबिटीज आता है, ओबेसिटी आता है, और दूसरा डिसलिपिडीमिया, लिपिड्स कंट्रोल में नहीं रहते। और यूजुअली ये सब चीज के साथ साथ यानी पेशेंट्स ओबीज रहेगा। तो अब हाइपरटेंशन में क्यों किडनी कैंसर होता है? बिकॉज क्या होता है कि कंटिन्यूस नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट रहता है, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विल अगेन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड फ्री रेडिकल्स, और उससे कैंसर हो सकता है। अच्छा। तो और साथ में कैसा है कि अल्टीमेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बेसिकली हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी में। प्लस सिर्फ हाइपरटेंशन की वजह से कैंसर्स नहीं हम लोग बोल सकते, यानी कैसा है कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज या ओबेसिटी उसको हो रही जिसकी लाइफस्टाइल खुद ही खराब है, इसलिए उसको ये डिजीजेस हो रही। तो वो लाइफस्टाइल के साथ ऑल वर्क टुगेदर, और फिर अल्टीमेटली टैंडम में हो रहा है। मतलब आई थिंक द मेन इंपॉर्टेंट टेक अवे मैसेज ये है कि जब आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के कोई भी ऑर्गन ऑफ कोर्स स्ट्रेस में आएगी ही, एंड दैट कुड लीड टू एनीथिंग, इवन इफ इट कुड बी अ कैंसर। यस यस। ठीक। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ना ट्यूमर बाहर, यू कैन फील इट, राइट? तो ये सारे ऑर्गन्स में तो ये तो इंटरनल ऑर्गन्स है, तो क्या इसके भी ट्यूमर्स बाहर हम देख सकते हैं, या व्हाट आर द सिम्टम्स? कैसे पता चलेगा कि इसको कैंसर हुआ है? तो बेसिकली अभी किडनी, ब्लैडर जो कैंसर्स है, एंड इवन प्रोस्टेट कैंसर, जो नॉर्मली जो पेशेंट जिसको हुआ है उसको नहीं पता चलेगा इफ इट इज स्मॉल इन साइज, क्योंकि अभी किडनी ऐसे भी पाल्पेबल नहीं होती है। exactly. तो व्हेन इट हैज ग्रोन वेरी बिग इन साइज, देन ओनली तो उसको ऐसा लगेगा कि एडवांस हो गया। हाँ, तब उसको ऐसा फील होगा कि कोई लंप है यहाँ पे या कुछ हैवीनेस फील हो रहा है, एंड देन ही विल रिकॉग्नाइज। अपार्ट फ्रॉम द टेस्टिकुलर कैंसर एंड पेनाइल कैंसर, वो टच करके या उनको ऐसा दिखेगा बाहर की कुछ अल्सर है या कुछ है। और टेस्टिकुलर कैंसर में बेसिकली कोई ग्रोथ या लंप लगेगा, और पेनाइल कैंसर में कोई अल्सर लगेगा, तो दे कैन सी कि दिख रहा है उनको, मतलब वो अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है। हाँ, तो बेसिकली बहुत सारे कैंसर्स, अगर आपको सिम्टम्स तक आप रुकेंगे तो बेसिकली सिम्टम्स विल कम व्हेन द कैंसर इज ऑलरेडी एडवांस्ड। वो एडवांस स्टेज में ही सिम्टम्स आते हैं। तो मतलब अगर आप स्टेज में पूछूं, स्टेज 1, स्टेज 2, जैसे नॉर्मली स्टेज 4 कैंसर होता है व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस स्टेज, तो कौन से स्टेज में सिम्टम्स जाहिर होते हैं? ऐसा स्टेज स्पेसिफिक नहीं, जैसे अगर इवन अगर स्टेज 1 ब्लैडर कैंसर है तो उसमें भी एक सिम्टम आ सकता है हिमैचुरिया, मतलब वो ब्लीड हो सकता है और ब्लड इन यूरिन उसको दिख सकता है पेशेंट को। दैट इज द फर्स्ट सिम्पटम। या सो बेसिकली इनिशियली अगर आप बोलेंगे तो कैंसर इनिशियल स्टेज में जब आया है तो इट विल जस्ट विस्पर। अच्छा। तो द डॉक्टर हैज टू पिक इट अप। हाँ, तो इनिशियली वो
इफ यू डोंट पिक इट अप देन इट विल स्क्रीम लाउडली, तब फिर बाद में आपके सारे सिम्टम्स आएंगे, और वो टाइम पे इफ यू पे अटेंशन तब तो बात हाथ से निकल गई है, बात काफी लेट हो चुका है। लेकिन मतलब जैसे आपने कहा कि हेमाचूरिया इज वन सिम्टम, लेकिन तभी मतलब ट्यूमर डेवलप नहीं हुआ है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ट्यूमर डेवलप हो चुका है और दिस इज लाइक द फर्स्ट साइन दैट द बॉडी इज ट्राइंग टू सेंड आउट अ सिग्नल। जी, सो ट्यूमर बेसिकली यानी अगर हम लोग उसको अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड करेंगे तो किडनी कैंसर में इनिशियली देयर वोंट बी एनी सिम्टम, और मोस्ट कॉमनली किडनी कैंसर कैसे पिकअप होता है अल्ट्रासाउंड में, मतलब पेशेंट विल डू अल्ट्रासाउंड फॉर सम अदर एपिगैस्ट्रिक पेन और समथिंग, और जस्ट एज अ मास्टर हेल्थ चेकअप, और उसमें उनको दिखेगा कि बहुत छोटा सी ट्यूमर है। सो दिस इज नाउ हैज बिकम अ यूजुअल फाइंडिंग बिकॉज अल्ट्रासाउंड या ये सब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग गॉल स्टोन, किडनी स्टोन्स के लिए करा रहे हैं, और उसमें एक इंसिडेंटल फाइंडिंग आ जाता है। उसके अलावा लेटर स्टेज में इट कैन कॉज फ्लैंक पेन, यहाँ पे किडनी लोकेटेड होता है तो यहाँ पेन हो सकता है, उसके अलावा लंप हो सकता है। फ्लैंक पेन मतलब पीछे की तरफ, हाँ, या दोनों साइड, दोनों किडनी दोनों साइड में, तो जिस साइड कैंसर हुआ उस साइड पे यूजुअली जहाँ पे किडनी स्टोन होता है, बट वो सब एडवांस स्टेज में होगा। इनिशियली वी डोंट हैव टू वेट फॉर फ्लैंक पेन आएगा तो मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो आइडियली ऐसा है कि आफ्टर 50 वी शुड डू स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक एन अल्ट्रासाउंड शुड बी डन। तो उसमें कैसा है मेल्स एंड फीमेल्स, हाँ, तो बेसिकली कैसा है कि क्योंकि हम लोग यूजुअली रूटीन टेस्ट में कैसा है ब्लड टेस्ट करा के रुक जाता है, और उसमें हम लोग कोलेस्ट्रॉल देख के, विटामिन देख के खुश हो जाते हैं कि सब ठीक है। बट कैंसर के लिए स्पेसिफिकली आपको करना है तो बेटर टू डू फॉर यूरोलॉजिकल कैंसर, बेटर टू डू एन अल्ट्रासाउंड। अच्छा, हाँ, तो देयर आर नो ब्लड टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एनी ऑफ दीस कैंसर्स। सो फॉर किडनी कैंसर इट इज बेटर टू डू एन अल्ट्रासाउंड आफ्टर 50 एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। और फॉर ब्लैडर कैंसर ऑल्सो अगर इनिशियल स्टेज में तो बहुत माइन्यूट अगर रहेगा तो शायद नहीं पिकअप हो, बट थोड़े लेटर स्टेजेस में इफ द ट्यूमर इज बिग इनफ तो अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा। अच्छा, PSA इज फॉर प्रोस्टेट कैंसर, इट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और अभी 50 to 55 के बाद हर मेल को एज अ मास्टर हेल्थ चेकअप में PSA टेस्ट होना चाहिए, बिकॉज जैसे हमने बात किया कि प्रोस्टेट कैंसर नाउ सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया है। तो हमारे मास्टर हेल्थ चेकअप में यहाँ पे व्यूअर्स को बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल और विटामिन के अलावा प्लीज एक PSA भी फॉर मेल पेशेंट्स, PSA भी आफ्टर 50 एक बार जरूर कराइए। नॉर्मल ब्लड रूटीन, या इट इज अ नॉर्मल 500-600 रुपीज टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट है, कुछ नहीं, खाली बस मास्टर हेल्थ चेकअप में उनको सामने बोल देना है प्लीज इंक्लूड PSA ऑल्सो। तो बेसिकली क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर भी यूजुअली इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, एंड इट इज वन ऑफ द स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स। अच्छा, तो अगर आप PSA के बेसिस पे पिकअप कर लिए तो चांसेस ऑफ कंप्लीट क्योर इज वेरी हाई। मतलब ये टेस्ट इतनी इफेक्टिव है कि मतलब इतनी सेंसिटिव है कि अर्ली स्टेजेस में ही पता चल हाँ, तो बेसिकली ना उसका वैल्यू है कि 4 के ऊपर आएगा तो नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कैंसर। वो PSA एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बेसिकली वो इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है, प्रोस्टेटाइटिस जो इन्फेक्शन है उसमें, या बहुत ज्यादा प्रोस्टेट बढ़ गया है उसमें भी हो सकता है, बट अगर 4 के ऊपर है तो हमको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। सो उसके बाद अगर डाउट है तो DRE यानी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट जो है वो चेक करेंगे। उसके अलावा और डाउट है तो MRI भी लगेगा, और फिर कंप्लीट इवैल्यूएशन होएगा। यानी 4 के ऊपर अगर PSA एबनॉर्मल है तो इसका मतलब 100% कैंसर नहीं है, उसको इवैल्यूएट करके रूल आउट करना जरूरी है। आई थिंक वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कहा कि स्क्रीनिंग तो करवाना है, बट देयर इज नो रीजन टू जंप टू कंक्लूजन, लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि आप डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट तो करवाइए एज अ रूटीन चेकअप, लेकिन टेस्ट डॉक्टर्स इवैल्यूएट करे तब इट इज यू गेट अ कंप्लीट पिक्चर। सो बेसिकली स्क्रीनिंग सिर्फ ये देखने के लिए कि रिस्क है कि नहीं, उसके बाद उसको कंफर्म करना है डॉक्टर के हाथ में कि कौन कौन से टेस्ट करा के उसको करेक्ट डायग्नोसिस पे पहुंचना है। तो जैसे आपने कहा कि 50 साल के बाद सबको करवाना चाहिए, तो मैंने जब व्हेन आई वाज रिसर्चिंग मैंने पढ़ा कि टेस्टिकुलर कैंसर इज मोर ऑफन सीन इन यंगर इंडिविजुअल्स, यंगर मेन, तो क्या ये बात सही है? तो फिर व्हाट शुड दीज मेन डू? सो बेसिकली जैसे वही किडनी कैंसर्स और ब्लैडर कैंसर जैसे हम लोग ने बात की कि 50 के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं, और हेरिडिटरी अगर कोई है यानी फैमिलीज में चल रहा है किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, तो चांसेस और यानी 50 की जगह 30s में भी हो सकता है। तो अच्छा। हाँ, लेकिन टेस्टिकुलर कैंसर एक ऐसी एज ग्रुप में होता है जो यूजुअली 20 to 40 में सबसे कॉमन है। हाँ, सो इतना यंग 20 to 40। हाँ, सो दिस इज द एज ग्रुप फॉर टेस्टिकुलर कैंसर। सो इन दैट एज ग्रुप एज अ स्क्रीनिंग वो कर सकते हैं कि वाइल हैविंग अ बाथ दे कैन जस्ट पाल्पेट द टेस्टिस एंड सी इफ एनी लंप इज फेल्ट और नॉट। तो यूजुअली एक स्मॉल लंप अगर लग रहा है देन दे कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड एंड देन इवैल्यूएट इट कंप्लीटली। ठीक है, और इसके कॉजेस कुछ अलग है या इसके भी कॉजेस यही है, स्मोकिंग, बैड लाइफस्टाइल? बिकॉज अभी इतना यंग एज में जैसे आपने कहा कि या तो पेडियाट्रिशियन फर्स्ट 10 इयर्स में होता है या 50 के बाद होता है, तो ये क्यों ये एज में आता है? इज देयर सम स्पेसिफिक कॉज फॉर इट? सो बेसिकली टेस्टिकुलर कैंसर मोस्ट कॉमनली कब होगा? जब अनडिसेंडेड टेस्टिस है, व्हिच इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्किड टेस्टिस। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस इफ इट इज नॉट कम इनटू द स्क्रोटम तो इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर कॉजिंग टेस्टिकुलर कैंसर। उसके अलावा इनफर्टाइल मेल्स में ज़्यादा चांस होते हैं, बिकॉज क्या होता है कि इनफर्टाइल बेसिकली उनके जो सेल्स है वो मैच्योर नहीं है,
so they start growing rapidly and that can cause cancer. And cancer in one testis can be a cause of cancer in other one. अच्छा. हाँ, फिर उसके अलावा अगर लिम्फोमाज है तो देन इट इज लाइक लिम्फोमा इन द बॉडी, तो टेस्टिस में भी लिम्फोमा हो सकता है, तो वो दैट एज विल बी आफ्टर 50. ठीक, अच्छा. आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टेस्टिकुलर कैंसर भी अगर मतलब एक तो द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई इट इज कि अगर आपने उसको टच फिजिकल एग्जामिनेशन सही. तो ट्रीटमेंट से आने से पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि स्मोकिंग है, बैड लाइफस्टाइल है, अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये सारे अगर फैक्टर्स हैं तो ऑफ कोर्स रिस्क बढ़ जाता है. लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गन्स, क्योंकि यूरोलॉजिकल कैंसर में तो 5-6 ऑर्गन्स है, तो क्या हर एक ऑर्गन का कोई स्पेसिफिक सिम्टम है या स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर है रादर? ओके, तो इफ यू कुड टेल अस दैट. सो बेसिकली first of all, in general, smoking, like how we have told, apart from that, aging is a risk factor for all cancers in the body. क्यों? Because as we age, क्या होता है कि वो cells डैमेज होने लगता है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी वीक होने लगता है. ड्यूरिंग द एजिंग के वजह से जो भी हम लोग के रिस्क फैक्टर, जो भी केमिकल्स और जो भी पेस्टिसाइड्स या जो भी हम लोग का इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है वो ड्यूरिंग दैट एज बढ़ता चला जाता है. तो स्लोली एवरी 10 years वो कंटिन्यूस बढ़ता जाता है. तो एजिंग तो इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑल एंड स्मोकिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किडनी का बोलेंगे तो ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन इज मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर देम. जैसे हाइपरटेंशन में हमने बताया कि ऑक्सीडेटिव डैमेज, किडनी नेफ्रॉन डैमेज की वजह से हो सकता है. इवन एंड स्टेज किडनी डिजीज पेशेंट्स आर मोर प्रोन फॉर किडनी कैंसर. अच्छा. हाँ, क्यों? क्योंकि उनके कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उनका किडनी डैमेज हो चुकी है, तो अगेन इन्फ्लेमेशन विल कॉज कैंसर. हाँ, सो दीज आर द रिस्क फैक्टर बेसिकली फॉर किडनी. देन फॉर ब्लैडर कैंसर, स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, अगर कोई डाई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, पेंट इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्रीज में, तो उन लोग को भी कैंसर के चांसेस, ब्लैडर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सब इंडस्ट्रीज में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स यूज होते हैं जो कार्सिनोजेनिक है. अच्छा. तो उसकी वजह से भी हो सकता है. उसके अलावा जैसे हम लोग डिस्कस किए कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ब्लैडर स्टोन, फॉरेन बॉडी कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्लैडर कैंसर. एंड पिनाइल, लाइक हाउ वी हैव डिस्कस्ड, बिकॉज ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, प्लस फाइमोसिस, लाइक जैसे सर्कमसिशन मुस्लिम्स में जो करते हैं, इट इज प्रोटेक्टिव. बिकॉज कैसा रहता है कि कंटिन्यूस सर्कमसिशन अगर नहीं होता है तो कंटिन्यूस मैग्मा जमा हो जाता है वहाँ पे, और उसकी वजह से इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीजेज द चांस ऑफ पिनाइल कैंसर. इज दिस रिसर्च? क्योंकि ना हमें हमेशा बहुत सारे लोग है ना सर्कमसिशन पे बहुत सारी तनकीद करते रहते हैं एंड बोलते हैं कि ये इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस, ये वो, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. नो, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड बेसिकली, बट व्हाट दे से इज दैट इफ इट इज डन इन द न्यूनेटल पीरियड ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, देन इट इज प्रोटेक्टिव. आफ्टर दैट इट इज नॉट प्रोटेक्टिव. लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए, बट ओवरऑल circumcision is protective. I think मतलब we have to be so grateful कि हमारे religion में this is something which is obligatory to do. Yes. ठीक. So anything else for testicular, ऐसे कोई risk factors है जो सिर्फ नहीं, apart from that cryptococcal testes and infertility, all those are the risk factors. ठीक. और prostate के लिए कोई specific risk factors है? So prostate age is the most important risk factor, because usually it will as the age advances after 50, the chances increases. Then apart from that, again smoking, obesity, all those things are same risk factors. ठीक. So ये तो हमने causes की बात कर ली है, risk factors की बात की. So if I have to ask you symptoms, तो जैसे आपने ब्लैडर के लिए बताया कि blood in urine, और फिर नॉर्मली पीपल ना मोस्टली जो ओल्ड एज में जब बोलते हैं कि बहुत सारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, स्पेशली रात को, सो आर दीज आल्सो सिम्टम्स फॉर एनी ऑफ दीज कैंसर्स? उसके बारे में बताइए. सो बेसिकली आफ्टर 50 अगर ग्रॉस हिमेचुरिया हो रहा है, ग्रॉस हिमेचुरिया मतलब ब्लड इन यूरिन दिख रहा है, सो मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दैट इज ब्लैडर कैंसर. अच्छा. हाँ, तो हिमेचुरिया अगर ब्लड इन यूरिन आया है तो हम लोग को उसको ज़रा भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन पेशेंट्स जो 1-2 एपिसोड हुआ ब्लीडिंग का और उसके बाद रुक गया. ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कैंसर है या इन्फेक्शन है तो कंटिन्यूस बिना ट्रीटमेंट लिए वो बंद नहीं होगा. बहुत बार इट विल ब्लीड जस्ट वंस, यानी अगर कोई वेसल रप्चर हुई है, एंड आफ्टर दैट इट विल स्टॉप, देन सडनली आफ्टर 2 years बाद भी आपको हिमेचुरिया हो सकता है. तो देयर आर पेशेंट्स जिनमें 2-3 साल पहले उनको हिमेचुरिया हुआ था, फिर बीच में 1-2 बार हुआ था, बट उन्होंने उसको निगलेक्ट किया और वो ठीक हो गया. बट बाद में जब ग्रॉसली एकदम होने लगा, नहीं रुका, जब वो आए तो तब तक वो ब्लैडर कैंसर
एडवांस स्टेज में था और दूसरे ऑर्गन्स में चला गया था। ठीक। तो इवन वन सिंगल एपिसोड ऑफ हिमेचुरिया है तो यू हैव टू इवैल्यूएट इट कंप्लीटली, भले वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन उसको लाइटली नहीं लेना बिकॉज मतलब इट इज लेकिन और वेरी। ये भी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिजॉल्व हो गया है उसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर मेडिसिन ले ली और वो रिजॉल्व हो चुका है उसका मतलब ये नहीं कि अभी हम ठीक है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गेट इट चेक्ड एंड रूल आउट कैंसर इन दैट केस। सो बेसिकली हिमेचुरिया जो दिख रहा है वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इवन माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया मतलब यूरिन रूटीन टेस्ट में अगर दिख रहा है कि आरबीसी मोर देन 3 है अच्छा और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, देन ऑल्सो यू हैव टू इवैल्यूएट कि क्या वो इनको कोई यानी अल्ट्रासाउंड और बाकी सारे टेस्ट करके देखना है कि ट्यूमर है कि नहीं। हाँ, सो यू हैव टू रूल आउट इन्फेक्शन ऑब्वियसली। उसके बाद अगर इन्फेक्शन है और उसको आपने ट्रीट कर दिया उसके बाद इन्फेक्शन भी हिमेचुरिया कर सकता है। जी इन्फेक्शन कैन ऑल्सो कॉज हिमेचुरिया, लेकिन अगर आपने इन्फेक्शन ट्रीट कर दिया उसके बाद भी ग्रॉस हिमेचुरिया मतलब विजिबल नहीं है आंख से बट यूरिन रूटीन में आ रहा है कि मोर देन 3 आरबीसीज, तो आपको उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार माइनर ट्यूमर्स रहते हैं जो आपको यानी इट इज विस्परिंग की है यहाँ पे, यानी आपको पिकअप करना है। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या पता 2 साल बाद वापस आएगा। से पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड भी है, अगर उसमें और डाउट है तो फिर देन यू हैव टू इवैल्यूएट कंप्लीटली विद सीटी स्कैन, सिस्टोस्कोपी, यूरिन साइटोलॉजी, मेनी टेस्ट आर देयर। ओके। सो लेकिन मतलब आई थिंक द फर्स्ट सिम्पटम जैसे आपने कहा कि अगर हिमेचुरिया है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप इसको ना कैंसर को रूल आउट करने के लिए टेस्ट करवाएं। आप ये समझ लीजिए कैंसर है और उस हिसाब से इवैल्यूएट करिए तो आप डरेंगे। अगर आप उसको छोड़ देंगे क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज जैसे बताया कि 50 के बाद ग्रॉस हिमेचुरिया का कैंसर ब्लैडर कैंसर है, सो यू हैव टू इवैल्यूएट इट, डोंट टेक इट लाइटली। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लैडर कैंसर में ऐसे यूरिन ब्लैडर कैंसर में ये भी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो सकता है, अर्जेंसी हो सकता है, पेन वाइल पासिंग यूरिन हो सकता है। सो दीज थिंग्स आर कॉमन इन कार्सिनोमा इन सिटू। तो लेकिन पेनफुल यूरिनेशन तो मतलब तो इन्फेक्शन में भी होता है कि पेनफुल मिक्चुरेशन हो रहा है तो मतलब तो दैट इज व्हाट कि अगर फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिसयूरिया यानी पेन वाइल पासिंग यूरिन, रिपीटेड यूरिनेशन, अर्जेंसी इज देयर, साथ में हिमेचुरिया भी है तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस कि ये सारे सिम्टम्स एक साथ है, यू हैव टू इवैल्यूएट। ठीक है। एंड अगर प्रोस्टेट की बात करें जैसे आपने कहा कि तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? सो अगेन प्रोस्टेट इनिशियली अगर छोटा नोड्यूल है इन द प्रोस्टेट बिगनिंग स्टेजेस में इट विल नॉट कॉज एनी सिम्टम्स। ठीक है। तो जो जैसे यूजुअली 60 के बाद जो मेल्स में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, फ्रीक्वेंसी, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, स्ट्रेनिंग वाइल पासिंग यूरिन, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, तो दीज आर सिम्टम्स कि प्रोस्टेट बढ़ गया है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर की वजह से बढ़ा है। और बड़ा क्यों है? क्योंकि एजिंग है इसकी वजह से। विद एज प्रोस्टेट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज। तो अब कुछ लोग में ज्यादा बढ़ जाएगा तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स, कुछ लोग में नहीं बढ़ रहा है तो इट विल नॉट कॉज मच सिम्टम्स। तो अगर ये सिम्टम्स है देन यू हैव टू इवैल्यूएट फॉर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड डू अ पीएसए टेस्ट। और पीएसए तो वैसे भी एज ए स्क्रीनिंग आपको करना ही है, सिम्टम है नहीं है। अब उसमें इवैल्यूएशन में अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ वो बिनाइंग है, कैंसर नहीं है, देन यू कैन लीव इट। लेकिन अगर ये सिम्टम्स है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कैंसर है, इट कैन बी बिनाइंग यानी नॉर्मल एनलार्जमेंट है और बिकॉज़ ऑफ एजिंग या कैंसरस हो सकता है, लेकिन आपको उसको इवैल्यूएट करके रूल आउट करना जरूरी है। तो हर सबको डरने की जरूरत नहीं है। अभी यूरिन में स्टार्ट हो गया सिम्टम्स आफ्टर 50 तो अब कैंसर है, या कोई बोल दिया कि डॉक्टर ने बता दिया कि प्रोस्टेट बढ़ गया मतलब कैंसर है, वैसा नहीं है। इट इज जस्ट बिनाइंग एनलार्जमेंट, विद एज वो बढ़ रहा है। ठीक, मतलब ये तो एक मेरा मिथ का क्वेश्चन भी था कि ना एनलार्ज प्रोस्टेट का मतलब ये है कि मुझे कैंसर हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यू हैव टू इवैल्यूएट एंड गेट अ पीएसए टेस्ट डन ताकि उससे आप रूल आउट कर सके कि आपको एक्चुअली बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। ठीक, ये हो गई सिम्टम स्क्रीनिंग में आपने बताया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीएसए टेस्ट जो ब्लड में हो सकता है, ब्लड रूटीन में। लेकिन अदर एनी अदर टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर किडनी, फॉर यूरिनरी ब्लैडर, अगर वो तो आपने बोल दिया सीटी स्कैन हो गया, तो व्हाट आर द अदर टेस्ट दैट वी शुड डू? सो बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट तो अलग हो गए, जैसे पीएसए करना है, यूरिन रूटीन एक कर लीजिए और अल्ट्रासाउंड आफ्टर 50 कर लीजिए। सो इट विल स्क्रीन ऑल द दिस सिस्टम, यूरोलॉजिकल सिस्टम और सब। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को अल्ट्रासाउंड में कुछ आ गया है ट्यूमर, सो कंप्लीट इवैल्यूएशन के लिए बेसिकली सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस इज द टेस्ट फॉर ब्लैडर और किडनी कैंसर और प्रोस्टेट, हाँ सीटी स्कैन। एंड प्रोस्टेट के लिए इट इज यूजुअली एमआरआई प्रोस्टेट, बिकॉज एमआरआई में प्रोस्टेट कैंसर के जो फाइंडिंग्स है वो ज़्यादा अच्छे पता चलते हैं। अच्छा। और पिनाइल कैंसर है तो यू हैव टू डू अ बायोप्सी। ठीक। और टेस्टिकुलर कैंसर इन अल्ट्रासाउंड यू विल फाइंड सम मास और फिर बाद में सर्जिकल रिमूवल से ही पता चलेगा कि वो। सो बेसिकली अल्ट्रासाउंड और एमआरआई यही टेस्ट है जो विल आइडेंटिफाई कि अगर आपको कोई अबनॉर्मल ग्रोथ है या नहीं है। राइट। तो अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो जैसे कि नॉर्मल अदर कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, तो ये सारे कैंसर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? सो बेसिकली कोई भी कैंसर ज़्यादा एग्रेसिव या ज़्यादा
ये नहीं हम लोग बोल सकते। बेसिकली जो भी कैंसर अगर हमने मिस कर दिया और एडवांस स्टेज में उसको डिटेक्ट किया, देन इट इज द मोस्ट डेंजरस कैंसर। अच्छा, लाइक हाउ वी सेड दैट प्रोस्टेट कैंसर इज अ स्लो ग्रोइंग, लेकिन अगर उसको भी आपने मिस कर दिया और एडवांस स्टेज में अगर वो बोन में चला गया, वो टाइम आपने डिटेक्ट किया है, then it is the most aggressive, it will become the most aggressive cancer। ठीक है, फिर वो रैपिडली स्प्रेड करेगा, आप ऐसे कह रहे हो। So basically अब ट्रीटमेंट में विद द एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी तो अभी बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट है। अच्छा। जिसमें फर्स्ट विल बी फॉर दीज आर ऑल सॉलिड ट्यूमर्स, सो यू हैव टू डू सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर। सो बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट अभी ऐसा है कि वी कैन सेव द ऑर्गन। जैसे अभी किडनी कैंसर है, अगर आपने इनिशियल स्टेज में उसको आइडेंटिफाई किया है, देन यू कैन जस्ट रिमूव द ट्यूमर एंड सेव द रिमेनिंग किडनी। लेकिन अगर वही एडवांस स्टेज में है, ज्यादा स्प्रेड हो गया है, स्प्रेड मींस लोकली अगर ज्यादा बड़ा हो गया है, देन यू हैव टू रिमूव द किडनी आल्सो। अच्छा, किडनी भी रिमूव करनी पड़ती है? हाँ, बिकॉज इफ अगर उसका साइज बढ़ गया है, देन यू कैन नॉट जस्ट रिमूव द ट्यूमर, बिकॉज लास्ट में अगर समझ लिए 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और 1 सेंटीमीटर नॉर्मल किडनी बची है, देन यू हैव टू रिमूव इट। तो दैट इज द रीजन कि स्क्रीनिंग इसलिए करना है कि अगर स्मॉल अर्ली स्टेज में फाइंड आउट होता है तो वी कैन सेव द किडनी आल्सो। तो बेसिकली फॉर ऑल द यूरोलॉजिकल कैंसर यू हैव टू रिमूव द ट्यूमर। तो किडनी कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में तो सिर्फ कैंसर रिमूव करने को पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, और अगर पूरा किडनी रिमूव हो रहा है विद द ट्यूमर, देन इट इज रेडिकल नेफ्रेक्टमी। अच्छा, फिर अगर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है तो उसके भी स्टेजेस है। अगर वो एकदम इनिशियल यानी नॉन इन्वेजिव है, खाली इनिशियल लाइनिंग को सिर्फ म्यूकोजा और लेमिना प्रोप्रिया जो बोला जाता है उसको अगर इन्वेट कर रहा है, देन व्हाट वी कैन डू कि सिस्टोस्कोपी से जाके कैमरे से वो ट्यूमर निकाल दिया जाए। और फिर उसके बाद देयर आर ड्रग्स, बीसीजी है, इंट्रावसाइकल मतलब ब्लैडर के अंदर कीमोथेरेपी, बॉडी में नहीं दी जाती, ब्लैडर के अंदर दी जाती है, और उसका ड्यूरेशन है 1 ईयर to 3 इयर्स तक अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल देंगे। तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो गई, राइट? हाँ, तो मींस आपको ट्यूमर निकालना है सर्जरी के टाइम, उसके बाद एवरी मंथली ही हैज टू कम अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, और वो ड्रग देते रहना है आपको। तो अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे तो यू कैन सेव द ब्लैडर। और अगर वही एडवांस्ड है, मसल इन्वेजिव हो गया है, देन यू हैव टू रिमूव द एंटायर ब्लैडर। और अब ब्लैडर रिमूव कर दिया तो अगर उसमें भी इनिशियल है, ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो यू कैन मेक अ न्यू ब्लैडर with the help of intestine, that is called as neo bladder, and then the patient will pass urine from the normal passage। और अगर बहुत ज़्यादा एडवांस है, न्यू ब्लैडर नहीं बन पा रहा है, then we make a stoma, means the urine will come in a bag। So अगर वो स्टेज तक नहीं पहुंचना है और अर्ली डिटेक्शन हो गया, हिमैचुरिया के फर्स्ट एपिसोड में ही हम लोग ने पूरा इवेल्युएट कर लिया, तो we can save the bladder also। And same is for testes also। Testes basically we have to remove it by high inguinal orchiectomy। And penile cancer में you have to do a biopsy। अगर biopsy में पता चला है कि it is cancerous, then if it is very small you can just do partial penectomy, means that part can be removed and the remaining part can be there itself। और prostate? और prostate में ऐसा है कि basically radical prostatectomy usually it is robotic। तो robotic radical prostatectomy के थ्रू हम लोग पूरा prostate निकाल देते हैं। and sometimes if the patient, because prostate basically it produces semen, so it is not that कि उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो you have to remove it completely। और बहुत एज पेशेंट की ज़्यादा ही इज़ नॉट फिट फॉर सर्जरी, देन रेडिएशन इज़ वन ऑफ द ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। एंड नाउ इन एडवांस स्टेजेस अगर बहुत छोटा है तो दे डू हाइफू ऑल्सो। इट इज़ अ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जो बेसिकली प्रोस्टेट विल बी देयर, सिर्फ खाली जो ट्यूमर है वो ट्यूमर है, उसको ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे समथिंग लाइक किडनी स्टोन को जिस तरह से निकालते विद लेजर है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि समथिंग डिफरेंट? हाँ, सो ट्रांसरेक्टली एक अल्ट्रासाउंड के इससे हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जैसे आपने रोबोटिक सर्जरी कहा, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी कंपेयर्ड टू दिस ट्रेडिशनल सर्जरी? सो बेसिकली जैसे अगर ओपन और रोबोटिक कंपेयर करेंगे तो ओपन में बहुत बड़ा इंसिशन होता है, यानी कट बहुत बड़ा लगता है, तो उसकी वजह से ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है। और पेशेंट रिकवरी भी काफ़ी स्लो होती है। और वही रोबोटिक सर्जरी में अभी ऐसा है कि हम लोग अगर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन है, बट अगर उसकी रोबोटिक सर्जरी हुई है तो यूजुअली सेकेंड डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है घर। मतलब कोई भी किडनी में भी रोबोटिक सर्जरी हो सकती है? किडनी में भी, या वी कैन यूज रोबोटिक सर्जरी फॉर बेसिकली इनसाइड ऑर्गन्स। पिनाइल एंड टेस्टिकुलर डजंट नीड रोबोटिक सर्जरी, बट अगर किडनी कैंसर में भी अगर आपने रोबोटिक सर्जरी किया, पेशेंट कैन गो होम द नेक्स्ट डे और डे 2। एंड ब्लैडर कैंसर में थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाता है बिकॉज यू आर मेकिंग स्टोमा एंड ऑल, तो उसमें थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ेगा, लेकिन प्रोस्टेट एंड किडनी कैंसर कैन गो होम इन डे 2। सो दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस कि विद इन 2 days द पेशेंट कैन गो होम आफ्टर सर्जरी। सो यूजुअली वो जो मिथ रहता है कि अरे कैंसर हुआ तो अब यानी 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहना है, ये सब वो नहीं है। रोबोटिक सर्जरी से वो काफी एडवांस। उसके बाद कीमोथेरेपी लेना होता है, नहीं लेना होता? नहीं, तो अगर वो लोकलाइज स्टेज में देन कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉलोअप करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कैंसर इवन अगर किडनी या प्रोस्टेट में लोकलाइज्ड ही था इनिशियली, वो भी आगे चल के स्प्रेड हो सकता है, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो रहते हैं वो ऑलरेडी
सीटी स्कैन में नहीं दिखेंगे, बट वो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। तो आगे चल के यू हैव टू फॉलो अप प्रॉपरली, बिकॉज वी हैव सीन मेनी पेशेंट के किडनी कैंसर लोकलाइज स्टेज में आए थे, वी डिड रोबोटिक सर्जरी एंड आफ्टर दैट दे लॉस्ट टू फॉलो अप, वो वापस नहीं आए इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग देम प्रॉपरली। और बाद में कैसा हुआ, दे केम आफ्टर 5-6 years और उनको मेटास्टेसिस हो गया। तो इसलिए इनिशियल 4-5 years बहुत ज़रूरी है, और आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यूस फॉलोअप में रहना है। और जो मेटास्टेटिक है वो तो उनका तो इट इज़ अ लाइफ सेंटेंस, वो कंटिन्यूस आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है और देखते रहना है पेट स्कैन से। मतलब वो फेटल भी हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट, राइट? मेटास्टेसिस हो गया तो या अल्टीमेटली हो जाएगा यानी स्लोली डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स, इट इज नॉट नेसेसरी, बट अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है तो मेनी टाइम विद कीमो या इम्यूनोथेरेपी, सो बेसिकली दीज आर सॉलिड ट्यूमर्स, तो इसमें सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर इनिशियल स्टेजेस। द ओनली ऑप्शन मीनिंग रोबोटिक और ओपन में यही है कि हम ब्लड लॉस से बच रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, बट टेल मी वन थिंग कि एक्सपेंस तो ये ज़्यादा होगा ना, बिकॉज इज सम हाई टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ। हाँ, तो अभी कैसा था कि दाविंची सिस्टम जो रोबोटिक सिस्टम था यूएस का, उसका पेटेंट था 20 years से, तो दे वर प्रोवाइडिंग द सिस्टम एट अ कॉस्टली प्राइस, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल के थ्रू भी ट्रीटमेंट बढ़ जा रहा था, ट्रीटमेंट कॉस्ट। बट अभी वो पेटेंट खत्म हो गया और सब इंडियन कंपनीज, चाइनीज कंपनीज भी आ गई है मार्केट में। तो क्योंकि रोबोटिक कॉस्ट हॉस्पिटल को कम पड़ रहा है, तो इसलिए पेशेंट को भी वो कॉस्ट कम बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, सो इट इज लाइक अ चीपर ऑप्शन देन एन ओपन सर्जरी? नहीं, ऑब्वियसली ओपन सर्जरी से द कॉस्ट विल बी मोर, बट स्लोली ओवर पीरियड ऑफ टाइम the cost, overall cost will come down, क्योंकि follow up कम है, in the sense the after treatment जो है, post surgery जो treatment है वो obviously कम होगा। So surgical package will increase, but अगर patient कम दिन है हॉस्पिटल में, उसको पेन नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन है वो कम, हाँ वो सब अगर कम हो रहे तो ओवरऑल देखेंगे तो इट इज अ मोर इकोनॉमिकल, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे रोबोटिक रोबो का कॉस्ट कम होने जाएगा, वैसे वैसे पेशेंट को भी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर, आई एम श्योर द व्यूअर्स आल्सो विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि भले वो एक्सपेंसिव, मतलब ट्रीटमेंट करना एक्सपेंसिव भले हो, भले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ज़्यादा विल बी मोर इकोनॉमिकल फॉर देम। सो बेसिकली ऐसा है कि अगर ओपन सर्जरी कोई एक पर्टिकुलर समझो 3 lakhs में हो रही है, तो रोबोटिक दे मे हैव टू पे 60-70,000 एक्स्ट्रा फॉर दैट रोबो। तो अगर आप किसी को बोलेंगे कि इतना नहीं, अगर सब चलो 1 lakh भी है, आप 1 lakh एक्स्ट्रा पे तो पेशेंट विल पे फॉर दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट विल से चलो ठीक है, जो सबसे एडवांस्ड है, बिकॉज एक बार कैंसर आ गया, दे वांट द बेस्ट ट्रीटमेंट, सो दे विल से ओके अ lakh एक्स्ट्रा डजंट मीन मच, विल डू गो फॉर रोबोटिक। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? क्योंकि सर्जरी के तो ऐसे ही इनहेरेंट बहुत साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, एंड डेंजर भी होता है कि ना सर्जरी कैन गो रॉन्ग। तो ये तो रोबोटिक है, मिनिमल इन्वेजिव आपने कहा, लेकिन क्या इसके भी साइड इफेक्ट्स है या नहीं है? तो सबसे पहला मिथ यहाँ पे क्लियर हो जाए कि सबको ऐसा लगेगा रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबो का भी रोल है उसमें। सो बेसिकली इट इज अ मास्टर स्लेव टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी सर्जन हैज अ फुल कंट्रोल। अच्छा, सो बेसिकली ही विल सिट इन अ कंसोल विच इज ऑन वन साइड, और जो रोबोटिक आर्म्स जो रहते हैं वो एब्डोमेन में चले जाते हैं, पेट स्टमक के अंदर। अच्छा, और वहां से सर्जन जब अपना फिंगर्स मूव करेगा तो ही वो आर्म्स मूव होंगे। तो बेसिकली अगर कुछ भी सर्जन मूवमेंट नहीं कर रहा है तो दैट विल ऑल्सो नॉट मूव। अच्छा, और इसमें ये फायदा रहता है कि सर्जन फटीग कम हो जाता है, मतलब यू कैन सिट एंड ऑपरेट, सो यू हैव टू जस्ट सिट एंड ऑपरेट, तो वो इजी हो जाता है। दूसरा है कि ट्रेमर्स जो है, यानी इफ यू मूव, जो 7 degrees ऑफ मूवमेंट आ जाता है रोबोटिक सर्जरी में। बेसिकली इट इज लाइक अ wrist इनसाइड द एब्डोमेन, सो इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन। सो द एडवांटेज ओवर लेप्रोस्कोपी इज दिस, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में एक स्ट्रेट रिजिड इंस्ट्रूमेंट है, यू कैन जस्ट मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स आर हैव 7 degree ऑफ फ्रीडम। सो इफ यू मूव योर wrist लाइक दिस आउटसाइड, इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट विल मूव लाइक दिस। सो सूचरिंग और वो सब काफी इजी हो जाता है, तो इस वजह से ब्लड लॉस और बाकी चीजें कम होती है। तो आई थिंक ये स्किल ऑफ द डॉक्टर ही यहाँ पे प्ले करती है, राइट, एज टू हाउ यू आर मूविंग। अल्टीमेटली रोबोटिक इज, इट विल जस्ट हेल्प द डॉक्टर टू डू द सर्जरी इन अ बेटर वे, बट अल्टीमेटली इट इज द स्किल ऑफ द डॉक्टर, बिकॉज जिसको नहीं आ रहा है रोबोटिक सर्जरी, ही कैन नॉट, रोबो विल नॉट हेल्प हिम टू डू द सर्जरी। सही, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक तो वर्ड ये है कि नई टेक्नोलॉजी को यू नो एम्ब्रेस करना चाहिए, एंड इफ इट इज अ बेटर ऑप्शन देन व्हाई नॉट टू डू इट। सही, तो अभी ट्रीटमेंट तो हो गई, लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो व्हाट आर योर प्रिवेंटिव टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज दैट अ पेशेंट शुड, रादर नॉट इवन अ पेशेंट, कि अगर फॉर एग्जांपल जो ऑलरेडी यू नो वल्नरेबल है, तो उनको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि दे ये ना प्रोग्रेस ना हो कैंसर तक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे स्क्रीनिंग में हमने बात कर लिया कि इफ आफ्टर 50 डू अ अल्ट्रासाउंड, PSA फॉर मेन एंड यूरिन रूटीन फॉर एवरीवन। सो जस्ट एक ये रहेगा कि कुछ
लीजन है या नहीं, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा अगर कुछ हुआ तो भी। उसके अलावा अगर यानी लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे स्मोकिंग है, सो वी हैव टू क्विट स्मोकिंग। जैसे आप कंटिन्यू स्मोकिंग करेंगे द रिस्क विल बी देयर, बट यू वंस यू स्टॉप द रिस्क विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग। ऑब्वियसली वो नॉर्मल नहीं आएगा। स्मोकिंग अगर है, मेन इज मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वो तो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक वो तो हर डिजीज के लिए वही है कि ना आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें। हाँ, सो लाइफस्टाइल बेसिकली वही, अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक कर ली तो आपका यानी इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। स्पेशली जो जेनेटिक वाले लोग हैं जिनको ना दे आर ससेप्टेबल बिकॉज ऑफ देयर जीन्स, उनको क्या करना चाहिए? सो उनको तो बेसिकली दे विल नो कि फैमिली में ये हिस्ट्री है। सो नॉर्मली जैसे 50 के बाद अगर आपको कुछ टेस्ट करना है और डायग्नोस करना है, सो दे हैव टू अंडरगो दोस टेस्ट एट एन अर्लियर एज, क्योंकि जेनेटिक कैंसर्स जो अगर 50 के बाद किडनी कैंसर कॉमन है, तो जेनेटिक अगर रोल है और फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है तो वो उनको 30s में भी हो जाएगा और पहले भी हो सकता है। सो जैसे VHL एक सिंड्रोम है जिसमें किडनी कैंसर्स भी आते हैं और बाकी कैंसर्स भी है बॉडी के। सो दे हैव टू स्टार्ट स्क्रीनिंग एट एन अर्लियर एज। तो अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो यू हैव टू डू स्टार्ट स्क्रीनिंग फ्रॉम एन अर्लियर एज। सो आई थिंक बेसिकली प्रिवेंशन का यही एक स्ट्रैटेजी, द फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि आप स्क्रीनिंग कराएं, रेगुलरली करवाएं, एंड स्पेशली इफ यू आर जेनेटिकली वल्नरेबल तो आप मेक श्योर कि आप है ना ये 50 तक ना रुके, you start from your 30s। हाँ, because genes are playing a role, तो अब हम लोग we cannot stop it, वो तो मतलब environmental factors, external factors तो हाँ, तो जेनेटिक उनके हमारे हाथ में नहीं, बट एटलीस्ट इन्वायरमेंटल है। बिकॉज अगर बहुत बार ऐसा है कि जेनेटिक फैक्टर इज प्लेइंग अ रोल, बट इन्वायरमेंटल अगर आप स्मोकिंग भी करेंगे तो और ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। तो जो हमारे हाथ में वो हमको करना चाहिए। उसके अलावा स्क्रीनिंग करके एटलीस्ट ट्राई टू डिटेक्ट इट इन एन अर्लियर स्टेज। सही कहा आपने। तो मैंने जब आई वॉज गोइंग थ्रू सम फोरम्स एंड ऑल, तो मुझे थोड़े मिथ्स दिखाई दिए। सो आई वुड वांट यू टू आंसर देम। तो फर्स्ट है कि वेसेक्टमी जिसने किया है या वेसेक्टमी जो करता है उसको प्रोस्टेट कैंसर जरूर होता है। इज दैट नो, इट इज नॉट अ प्रूवन, इट इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर दैट। नॉट अ रिस्क फैक्टर। वेसेक्टमी आप अगर बता दीजिए कि वेसेक्टमी क्या होता है? सो बेसिकली इट इज टू कंट्रोल, इट इज अ बेसिकली मैनर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन व्हिच वाज यूज्ड के जो सेमिनल फ्लूइड निकलते हैं टेस्टिस से, वो इट गोज थ्रू द वास एंड फ्रॉम द प्रोस्टेट इट कम्स आउट। तो उसको अगर हम लोग कट करके मेल स्टरलाइजेशन टेक्निक हो गया, राइट? तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, नॉट प्रूवन। ठीक। और जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं ना, उनको कैंसर, ये सारे कैंसर्स की रिस्क बढ़ जाती है। नहीं, सो बेसिकली सेक्सुअली एक्टिव विद मल्टीपल पार्टनर्स विल इंक्रीज द रिस्क फॉर पिनाइल कैंसर। सो बिकॉज जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और बाकी STDs विल बी मोर कॉमन इन दोज पेशेंट्स, और फिर उनको पिनाइल कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इट विल बी रिस्क फैक्टर ओनली फॉर पिनाइल कैंसर, नॉट फॉर अदर किडनी, नॉट फॉर अदर कैंसर्स। ओके। और मैंने एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला पढ़ा था कि कॉफी कॉजेज कैंसर, मीनिंग न्यूरोलॉजिकल कैंसर। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सो बेसिकली इट इज नॉट प्रूवन दैट कॉफी विल can cause but cancer. Can coffee cause any type of cancer? No, usually it is not proven. It is not proven. Yeah. ठीक। और मतलब जब सर्जरी करवा लेते हैं तो फिर उसके बाद है ना परमानेंट स्टेरलाइज हो जाते हैं, या इनकॉन्टिनेंसी वाली साइड इफेक्ट तो हो ही जाती है। इज दैट ट्रू फॉर प्रोस्टेट कैंसर? सो बेसिकली with robotic surgery, many patients after surgery, when we remove the catheter, urine catheter after 10 days, we have found many patients are continent from the day one itself. इन फर्स्ट डे से ही उन लोग कॉन्टिनेंट रहते हैं। एंड सम पेशेंट्स मे बिकम कॉन्टिनेंट, बट मेरी भी एक स्टडी है जिसमें अबव 75 ईयर्स ऑफ के पेशेंट्स जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, उनको रोबोटिक सर्जरी ऑपरेट किया गया था, तो उनमें कॉन्टिनेंस का रेट कितना है, तो बाय द एंड ऑफ 1 year ऑलमोस्ट 98% ऑफ द पेशेंट्स वर कॉन्टिनेंट। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सर्जिकल टेक्निक की कैसे सर्जरी की गई है उसके हिसाब से। सो परमानेंटली इनकॉन्टिनेंट हो जाएंगे, इट इज अ मिथ। या और इम्पोर्टेंस जो है, सक्सेस रेट कितना होता है? सो बेसिकली सक्सेस रेट मींस बेसिकली वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग क्योर। तो अगर वो इनिशियल स्टेज में है एंड आफ्टर सर्जरी व्हेन द एंटायर कैंसर हैज बीन रिमूव्ड, देन इट इज क्योरेबल इन द अर्ली स्टेज फॉर एनी कैंसर। अगर अर्ली स्टेज में सर्जरी हुई है, इट इज 100% क्योरेबल। इट विल बिकम ओनली इन एडवांस स्टेज ही ऐसा है कि इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग in advanced stage we are basically talking regarding prolonging the life of the patient. क्योर नहीं, लाइफ इंप्रूव हाँ, बस लाइफ इंप्रूव करना है, कैंसर का जो वॉल्यूम है उसको कम करना है, बट कंप्लीट क्योर कैन नॉट बी देयर, क्योंकि अगर वो एक बार वो मेटास्टेसाइज हो गया तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर। वक्त में अब और गुंजाइश नहीं रही, बट थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बताया, एंड आई थिंक द इन्फॉर्मेशन दैट यू गिवन हम श्योर के हमारे व्यूअर्स को ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स।
तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। एंड इम्पॉर्टेंटली ये है कि स्क्रीनिंग करवाए एंड मेक श्योर कि आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को दुरुस्त करें, बिकॉज लाइक डॉक्टर सेड कि लाइफस्टाइल, स्मोकिंग और दूसरी दीगर जो ख़राब आदतें हैं, दैट इज़ व्हाट कॉजेज सो मच स्ट्रेस इन आवर बॉडी। तो इंशाल्लाह हम फिर हाजिर हो गए एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।